देखिए, आजादी के आंदोलन से लेकर के संविधान निर्माण से लेकर के आज तक जो है अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका रही है लोकतंत्र और संविधान को बचाने में और बनाने में जो है, और आगे भी रहेगी। जो है अगर देश बचेगा तो अधिवक्ताओं से ही बचेगा। आर्थिक आधार पर तय किया जा रहा है कि कौन गंभीर है, कौन अगंभीर है। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अगंभीर या नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो इस नमस्कार, आप देख रहे हैं सांचिया सच्ची आवाज और मैं हूं कुमार विजय। सर्दी भले ही बढ़ गई हो, मौसम पूरा सर्द हो चुका हो, लेकिन अधिवक्ता समाज इस समय एक गर्माहट से भरा हुआ है। वजह है बार काउंसिल का चुनाव। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव अपने आप में इस प्रदेश का एक बड़ा चुनाव है, या यूँ कहा जाए कि सबसे बड़ा चुनाव है, जिसकी परिधि सबसे बड़ी है तो गलत नहीं होगा। और इस बड़ी परिधि यानी पूरे उत्तर प्रदेश के इस चुनाव के एक प्रत्याशी प्रेम प्रकाश यादव हमारे साथ हैं। तो प्रेम प्रकाश जी, आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे समझना चाहेंगे कि बार काउंसिल का चुनाव किन मुद्दों को लेकर के आप लड़ रहे हैं, क्या स्थितियां अब तक बनती दिख रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया जो है आपको और आपके चैनल को कि आप लोग लगातार सच की आवाज उठा रहे हैं, लोगों की बात आम जन तक पहुंचा रहे हैं। बार काउंसिल के चुनाव के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि बार काउंसिल का जो वर्तमान चुनाव है, बार काउंसिल के तमाम जो वर्तमान मेंबरान हैं, इनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी कि ये चुनाव हो। ये सारे मेंबरान मिल करके चुनाव को टाल रहे थे। अब सोच रहे थे कि जितना अधिक से अधिक दिन तक इस पर बना रहा जाए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद 5 साल का कार्यकाल के बजाय 7 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव में कुल 334 प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी की मृत्यु हो गई। इस समय कुल 333 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 25 लोगों को चुना जाना है जी। अब इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो वर्तमान बार काउंसिल के मेंबरान हैं, उनकी ये पूरी मंशा है कि इस चुनाव प्रक्रिया में आम अधिवक्ता और प्रैक्टिशनर अधिवक्ता चुनाव प्रक्रिया से ही बाहर हो जाए। इसलिए उन्होंने पिछली बार नामांकन फीस 15,000 रुपया था और इस बार उन्होंने नामांकन फीस 1,75,000 रुपया कर दिया जी। और उसमें 1,75,000 में से 1,50,000 रुपया नामांकन फीस और 25,000 रुपया वोटर लिस्ट के नाम पर इन्होंने लिया, वो अभी नॉन रिफंडेबल जी। तो इतनी जो फीस बढ़ाई गई, 15 गुना से भी ज्यादा फीस बढ़ा दी गई, तो अधिवक्ता समाज ने इसका विरोध नहीं किया? अधिवक्ता समाज के तमाम लोगों ने विरोध किया और तमाम लोगों ने जो है हाई कोर्ट भी कुछ लोग गए, लेकिन वहां पर जो वर्तमान मेंबरान हैं उन लोगों ने कहा कि इससे नॉन सीरियस लोग जो है चुनाव प्रक्रिया में नहीं आएंगे, नहीं तो चुनाव में भीड़ हो जाती है ज्यादा। तो उन्होंने तर्क दिया और हाई कोर्ट को लगा कि ठीक है, बड़ा क्षेत्र है, इसलिए ऐसे लोगों को जो है, जो लोग चुनाव में पर्चा भर देते हैं, तो ज्यादा कैपेबल लोगों को ही चुनाव में आना चाहिए। जो तो यह हमें, जैसा भी प्रेम प्रकाश जी ने कहा, हमें समझना होगा कि किस तरीके से आर्थिक आधार पर तय किया जा रहा है कि कौन गंभीर है, कौन अगंभीर है। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो अगंभीर या नॉन सीरियस किस्म के लोग हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो इस तरीके से जिस समाज से सबसे ज्यादा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात सोची जाती है, वही सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमलावर होता दिख रहा है। यानी अधिवक्ता समाज के जो ऊपर के लोग हैं वही इस तरह से लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं कि अब जो तमाम गरीब वकील होंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी सक्षम नहीं होगी, जो विपन्न होंगे, वो अपने लोकतांत्रिक हक की लड़ाई लड़ने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है जी। वकील साहब, इसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे। इसमें गरीब वकील के साथ साथ ये जोड़ा जाए जो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है जी। और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात किया जाए और चुनाव प्रक्रिया की बात किया जाए तो लोकसभा के चुनाव में नामांकन फीस 25,000 रुपया, वो भी रिफंडेबल है यदि आपकी जमानत बच जाएगी तो जी। यहाँ पर 1,75,000 रुपया, वो भी नॉन रिफंडेबल। अगर आप मतलब चुनाव जीतते हैं या आपकी जमानत बचती है तब भी आपका वापस नहीं किया जाएगा? नहीं, ये पैसा वापस नहीं होगा जी। तो यह इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जो वर्तमान बार काउंसिल मेंबरान हैं, ये लोग जो है चाहते हैं कि प्रैक्टिशनर अधिवक्ता
चुनाव प्रक्रिया से ही बाहर हो जाए और यहाँ पर पूंजीवादी लोगों का वर्चस्व कायम हो, सरकार के इशारे पर काम करने वाले लोगों का वर्चस्व कायम रहे और वे लोग वहां पर चुनाव तो जनता खास करके अधिवक्ता समाज से चुन करके जाते हैं, लेकिन दरबारी कर रहे हैं सरकार की ये लोग जो जी। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान चुनाव है, ये चुनाव जो है एक ऐसे दौर में हो रहा है जब सरकार दमन का जो पराकाष्ठा है उस पर अपना चाबुक चलाने का काम कर रही है। इस पराकाष्ठा में यह देखना होगा कि सरकार सारे संवैधानिक संस्थाओं को धीरे धीरे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्हीं संस्थाओं में एक संस्था है बार काउंसिल। तो सरकार ने इससे पूर्व ही अपने एक नुमाइंदे जो है बार काउंसिल के अध्यक्ष जो है मनन मिश्रा जी को जो है राज्यसभा का मेंबर बना दिया। तो बार काउंसिल के मेंबरों को और यहाँ के अधिवक्ताओं को यह समझना चाहिए कि मनन मिश्रा जी जब बार काउंसिल के अध्यक्ष होने के बाद राज्यसभा के सांसद हो गए तो निश्चित रूप से वो भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी न तो उसका कोई व्यापक विरोध हुआ और न ही जो है उससे कोई स्थितियां बदली और उसका परिणाम यह हुआ कि बार काउंसिल के उत्तर प्रदेश के 25 के 25 मेंबरान हाई कोर्ट में हलफनामा दे दिए कि हम लोग कोई हड़ताल नहीं करेंगे, चाहे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो न लागू हो, अधिवक्ता का मर्डर हो या अधिवक्ताओं का हक अधिकार सम्मान मिले न मिले, हम हड़ताल नहीं करेंगे। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के 25 के 25 मेंबरों ने हलफनामा दे दिया। हलफनामा देने के बाद बार काउंसिल की तरफ से बार एसोसिएशन को लेटर जारी किया गया कि आप लोगों को भी कोई हड़ताल नहीं करना है, जबकि हड़ताल करना जो है व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है अपने हक अधिकार और सम्मान को पाने के लिए, और हड़ताल एक आखिरी विकल्प होता है। उस विकल्प को भी बार काउंसिल के मेंबरान ने जो है खत्म कर दिया, जो है हमको पंगु बना दिया। आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों पहले सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ एक कानून लाया। वह कानून यह था कि अगर कोई घटना स्थल पर किसी ड्राइवर के लापरवाही के कारण या बिना लापरवाही के कोई एक्सीडेंट होता है सड़क पर, तो उस एक्सीडेंट के बाद अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो ड्राइवर की ये लायबिलिटी होगी, वो पीड़ित व्यक्ति को फर्स्ट एड प्रोवाइड कराए, उसके परिजनों को सूचना दे, उसको अस्पताल तक पहुंचाओ, उसके बाद ही वह जो है वहां से जाएगा। तो ड्राइवरों ने सोचा कि अगर हम घटना स्थल पर रुकते हैं तो उस व्यक्ति का इलाज हो न हो, हमारा इलाज तो जनता तुरंत कर देगी। तो ड्राइवरों ने 12 घंटा हड़ताल करके सरकार को घुटने टेकवा दिया और सरकार बैक फुट पे चली गई। सरकार ने क्या किया कि उस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस देश का सबसे बड़ा बार काउंसिल 4 लाख से ज्यादा के मेंबरान हैं, प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं, और हमारे मेंबरान ने जो है हाई कोर्ट में एफिडेविट दे दिया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ, अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, अधिवक्ताओं का खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, अधिवक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, अधिवक्ता थाने में बेइज्जत हो रहे हैं, अधिवक्ताओं का न्यायालय में सुनवाई नहीं हो रही है, न्यायालय में जो अधिकारी हैं अपने मनमान कर रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका सिर्फ और सिर्फ बार काउंसिल के वर्तमान मेंबरान जिम्मेदार हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बार काउंसिल के पास 600 करोड़ रुपया से ज्यादा है इस समय, और एक सूचना में जो है बार काउंसिल एक अधिवक्ता की सूचना मांगने पर कुछ दिनों पहले वो लिखित रूप से दिए कि 400 करोड़ से ज्यादा पैसे हैं। एक पहले की बात है, इस समय का जो आकलन है कि 600 करोड़ रुपया से ज्यादा है। तो बार काउंसिल को किसी सरकार से पैसा नहीं लेना है। हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जो नए अधिवक्ता हैं जो रजिस्ट्रेशन करा करके आ रहे हैं उनको आप जो है 5,000 रुपया प्रतिमाह 3 साल तक दीजिए, जिससे वो एस्टेब्लिशमेंट कर सकें। एक लड़का जो है लॉ ग्रेजुएट करके आ रहा है, वो पहले दिन तो बड़ा वकील हो नहीं जाएगा, न जानकार वकील हो जाएगा, उसको तो अनुभव चाहिए। 5 साल तो कम से कम सीखने में लगेगा। और एक लेबर जो मजदूरी करता है उसकी मिनिमम मजदूरी जो है 400 रुपया 500 रुपया उसको मिलता है। वो दाल रोटी अपनी आजीविका का हल करता है, जैसे भी करता है। लेकिन एक अधिवक्ता जो टाई बेल्ट लगा करके पैंट शर्ट पहन करके गाड़ी से आएगा, 10 किलोमीटर से भी आएगा, तो उसको तो 200-400 रुपया चाहिए ना। और वो पैसा जो है अगर सरकार
से हमको लेना नहीं है, बार काउंसिल अगर दे देती तो हमारा जूनियर अधिवक्ता एस्टेब्लिश हो जाता, वो अच्छा ज्ञान हासिल कर लेता, वो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता बन जाता जो है। हम जूनियर अधिवक्ताओं को 100-200 रुपया से ज्यादा किसी भी पूरे प्रदेश में नहीं देते हैं, उससे वो कैसे एस्टेब्लिश करेगा? वो लाइब्रेरी से अच्छी किताबें खरीदेगा, वो पढ़ाई करेगा, तैयारी करेगा, वकालत सीखेगा, कि उसका ध्यान रहेगा कि हमको न्यूनतम जरूरत कैसे पूरा होगा। तो ये बार काउंसिल के ऊपर सवाल है, और हम लोग लगातार इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि 5,000 रुपया प्रति माह 3 साल तक जो है नए अधिवक्ताओं को दिया जाए। दूसरी बात, हम लोगों की मांग है कि 65 साल या 70 साल जो भी आपको निर्धारित करना है, जब अधिवक्ता कहता है कि अब हम वकालत व्यवसाय से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उसको कम से कम 15,000 रुपया प्रति माह दिया जाए पेंशन के तौर पे। क्योंकि अधिवक्ता यहाँ पर आया, व्यवसाय किया, उसको पैसा मिला, वो पैसा खर्च हो गया। जब अधिवक्ता काम करना बंद कर देगा तो उसका आजीविका का सवाल हल नहीं होगा। तो ऐसे में न्यूनतम जरूरत पूरा करने के लिए वो पूरा जीवन और कचहरी को और वकालत व्यवसाय को दे दिया, समाज लोकतंत्र संविधान की बात करते करते, कानून की बात करते करते अपना जीवन बिता दिया। तो बार काउंसिल के पास अधिवक्ताओं का पैसा है, तो बार काउंसिल पैसा क्यों नहीं देगी? हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो अधिवक्ता 65 या 70 साल की उम्र पार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम रिटायरमेंट लेंगे, उनको आप जो है 15,000 रुपया प्रति माह दीजिए। तीसरी बात, अधिवक्ता आता है 2,000, 4,000, 5,000 रुपया कैपेसिटी के हिसाब से कमाता है, लेकिन अगर अधिवक्ता का एक्सीडेंट हो गया, कोई गंभीर बीमारी हो गई, तो अधिवक्ता जो है बिस्तर पर चला जाता है और उसका फाइलें दूसरे के यहाँ ट्रांसफर हो जाती हैं, उसका व्यवसाय जीरो पे चला जाता है। ऐसे में हम लोग लगातार बार काउंसिल से डिमांड करते आ रहे हैं कि ऐसे लोगों को जो एक्सीडेंटल के कारण या बीमारी के कारण अगर वो गंभीर रूप से जो है स्वस्थ हो जा रहे हैं, तो उनको मेडिक्लेम दिया जाए, उनको इंश्योरेंस क्लेम दिया जाए, उनको जो है कवर किया जाए बीमा से, जो है कि अगर अपंगता हो रही है या गंभीर बीमारी के कारण जो अगर उनकी स्थिति इस स्तर पे आ जाती है कि वो व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, तो उनको इतना सम्मानजनक कवर किया जाए कि वो उनका आजीविका का सवाल हल हो सके। ये पैसा हमको किसी से मांगना नहीं है। इसी तरीके से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप जजेस को हर साल ट्रेनिंग पे भेजते हैं, एपीओ को आप हर साल जो अधिवक्ता है, सरकारी अधिवक्ता है, उनको ट्रेनिंग पे भेजते हैं जो है, लेकिन अधिवक्ता जब ट्रेनिंग नहीं लेगा, उसका प्रशिक्षण नहीं होगा, वो अपडेट नहीं होगा, तो कैसे अपडेट करेगा? तो हम लगातार प्रशिक्षण की मांग कर रहे हैं, हम लगातार अच्छी लाइब्रेरी की मांग कर रहे हैं। महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से जो है उनको हॉल की सुविधा हो, उनको जो है बेहतर व्यवस्था उनके लिए अलग से हो, अगर उनको चैम्बर अगर अलॉटमेंट हो रहा तो उसमें उनको वरीयता दिया जाए। इस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, इन सारे सवालों को लेकर के बार काउंसिल में हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं। और इस मांग के साथ साथ जो हम चुनाव प्रक्रिया में आए हैं, इस चुनाव प्रक्रिया में लगातार यह मांग उठा रहे हैं। इन मांगों के साथ साथ एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण मांग हम लोगों की है, ये सरकार में बैठे लोग और बार काउंसिल में बैठे लोग, ये लोग एकदम नहीं चाह रहे हैं कि सामान्य परिवार का अधिवक्ता, एससी बीसी माइनॉरिटी के परिवार का अधिवक्ता, गरीब परिवार का अधिवक्ता व्यवसाय से ही वंचित हो जाए। इसलिए इन्होंने एक के बाद एक लगातार बैरियर इस समय कर दिया है। जैसे में हम आपको बताएं कि भारत में ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है जिस प्रोफेशनल कोर्स के करने के बाद फिर से आपको रिन्यूअल कराना हो, फिर से आपको एग्जाम देना हो, फिर से आपको इंटरव्यू देना हो आपको अपना व्यवसाय करने के लिए। जैसे में उदाहरण के तौर पे डॉक्टर की बात कर लीजिए, आर्किटेक्ट की बात कर लीजिए, इंजीनियर की बात कर लीजिए, सीए की बात कर लीजिए, या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात कर लीजिए। अगर व्यक्ति एक बार डिग्री हासिल कर लिया तो डिग्री हासिल करने के बाद वो अपना व्यवसाय अपने घर से करे, अपने दुकान से करे, अपने चैम्बर से करे, अपने जिस भी स्थान से करना चाहे वो कर सकता है, और फिर उसको कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कोई नवीनीकरण उसको नहीं कराना है। अधिवक्ता व्यवसाय में क्या है? अधिवक्ता व्यवसाय में आप लॉ ग्रेजुएट हो गए, 3 साल में 30 पेपर आपने दिया, 30 पेपर उत्तीर्ण हो गए, पैसा वसूली करने के लिए AIB के नाम पर, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम पर 3750 रुपया प्रति स्टूडेंट ले रहे हैं अलग से, और एग्जाम करवा रहे हैं।
अगर आपको अपने परीक्षा प्रणाली पर विश्वास नहीं है तो और परीक्षा प्रणाली दुरुस्त करिए जी। स्कूलों की मान्यता को दुरुस्त करिए। लेकिन आप तो जो है अपने चहेते लोगों को मान्यता जो है गैर कानूनी तरीके से मनमाने तरीके से बिना पैरामीटर के दे रहे हैं और यहाँ पर फिर से परीक्षा ले रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं। एआईबी का एग्जाम पास करने के लिए बच्चों को नकल भी करवा रहे हैं, बाद में उसको टाइट कर देंगे, जो है हमारे समाज के बच्चे उसमें नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात, एआईबी का एग्जाम पास करने के बाद भी आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी वह बच्चा वकील नहीं माना जा रहा है। उसको सीओपी का सर्टिफिकेट लेना है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब उसको अधिवक्ता वो मानेंगे। तो सीओपी के नाम पर फिर परेशान करना है, इंटरव्यू लेना है, उसके बाद ये जो प्रक्रिया लागू की जा रही है तो सभी के लिए लागू की जा रही है, क्यों इस पर आप फोकस कर रहे हैं कि एससी एसटी या ओबीसी के लिए ही ये दिक्कत वाली है? देखिए, ये जब एससी बीसी माइनॉरिटी की अधिवक्ता जब अधिवक्ता व्यवसाय में आने शुरू हुए, जब आकर के टाई बेल्ट लगा करके जो है जब कचहरियों में बोलना शुरू किए, पहले थोड़े हमारे समाज के अधिवक्ताओं की संख्या बहुत कम थी। हमारे लोग जो है वहां पे दाना से लेकर के चाय से लेकर के उनका जो है पेशी देखते थे, तारीख देखते थे, बहस जीरा बेल में उतनी संख्या में नहीं थे। अब जब हमारे समाज के बच्चे बड़े संख्या में आने लगे तो हमारे समाज ऐसा नहीं है कि मतलब इससे केवल हमारे लोगों को नुकसान होगा, लेकिन अगर कमेरा बनाम लुटेरा की बात किया जाए तो इस देश का बहुजन समाज के अधिवक्ता गरीब परिवार से आते हैं, ये सच है, तमाम रिपोर्टों में सच है। तो अगर यह जो बैरियर्स लगाए जा रहे हैं तो उसका सर्वाधिक प्रभाव हमारे समाज के लोगों पर पड़ेगा और उनकी मंशा भी है हमारे समाज के लोगों को अधिवक्ता व्यवसाय से वंचित करने का, इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूं। अच्छा, अब तक जो ये बार काउंसिल है आपकी जो अभी तक रही है उसमें क्या रेशियो है आपके ओबीसी और दलित समाज का, जिसकी पक्षधरता आप कर रहे हैं? बार काउंसिल में आप मान लीजिए 25 में से 17-18 सवर्ण लोग रहते हैं, 7-6-5 एससी बीसी माइनॉरिटी के लोग मिला करके रहते हैं। और अब तक एडवोकेसी में क्या रेशियो देखने को मिल रहा है कि इस व्यवसाय में या इस कार्य में कितने लोग हैं? एडवोकेसी में हमारी संख्या एससी बीसी माइनॉरिटी की संख्या देखी जाए तो अब लगभग बराबर की हो गई है। 50 की आप मान सकते हैं कि जितना उनकी संख्या उससे लगभग उतनी संख्या है, उससे ज्यादा संख्या के लगभग जो है एससी बीसी माइनॉरिटी के लोग अब हर जगह पे होने लगे हैं। तब वो जो उन्होंने बैरियर लगाना शुरू किया है। मैं एक बात उसको जोड़ लें जो है कि जो अब सीओपी के नाम पर इन्होंने पैसा लेना शुरू किया, तो सीओपी के साथ साथ जो है अगर आपको तत्काल सीओपी लेना है तो उसको 2500 रुपया अलग से चार्ज ले रहे हैं। 2500 रुपया अलग से दीजिए, तत्काल सीओपी आप हासिल कीजिए। जो है ये इनका मनमाना और हमारे लोगों को से पैसा दोहन करने का ये साजिश है जो है। तो मेरा ये कहना है कि ये अगर बार काउंसिल के मेंबरानों को अगर अधिवक्ताओं के डिग्री पर यकीन नहीं है तो उसको डिग्री का एक परीक्षा उसी समय और ले लीजिए, उसका माना थोड़ा और दुरुस्त करिए। लेकिन आप अधिवक्ता व्यवसाय में आ गए, इसके बाद भी आपको हर 5 साल पे सीओपी का नवीनीकरण कराना है। कह तो रहे हैं कि इससे नॉन प्रैक्टिशनर लोग, नॉन सीरियस लोग जो है बाहर करने का एक प्रोग्राम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तमाम अपराधी किस्म के लोग जब उनका नाम कहीं किसी प्रकरण में आता है तो उसका ये बार काउंसिल के सदस्यगण जो है या बार एसोसिएशन के सदस्यगण लोग जो है उनको निष्कासित करने का पहल नहीं करते हैं। लेकिन एक आम अधिवक्ता के साथ कोई छोटी मोटी बात हो जाएगी तो तुरंत एक्शन की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बार काउंसिल के मेंबरान हैं ये चाहते हैं कि ये पूंजीवादी सोच के लोग, पूंजीवादी व्यवस्था के लोग, संपन्न लोग जो है बार काउंसिल में जाए, जो सरकार की दरबारी करें, हरवाही चरवाही करें और अधिवक्ताओं की बात करके तो जाएं लेकिन अधिवक्ताओं के खिलाफ काम करें जो है। एक छोटा सा और प्रश्न आपसे लूंगा। इस समय जैसा कि हम देख पाते हैं पूरी राजनीति, खासतौर पे हिंदी पट्टी की राजनीति पूरी तरह से जातियों में डिवाइड है। लगातार आप लोग बात करते रहे कि संविधान खतरे में है, तो संविधान को बचाने में जो आपकी एडवोकेसी है आज की, वो बेहतर काम कर रही है या उसको बर्बाद करने पर तुली हुई है? कैसे देख पाते हैं? या कोई एक अलग रेशियो है जो अच्छा करने में और एक रेशियो खराब करने में लगा हुआ, ऐसा कुछ देख पा रहे हैं? और देखिए, आजादी
के आंदोलन से लेकर के संविधान निर्माण से लेकर के आज तक जो है अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका रही है लोकतंत्र और संविधान को बचाने में और बनाने में जो है, और आगे भी रहेगी जो है। अगर देश बचेगा तो अधिवक्ताओं से ही बचेगा। लेकिन वही जो मैं बात कह रहा था उसको दोहरा दूं जो है कि जिसको हमने बार काउंसिल में भेजा और बार काउंसिल का अध्यक्ष बार काउंसिल के मेंबरों ने बनाया, वो जाकर के वहां दरबारी में हो गया जो है, और बार काउंसिल का अध्यक्ष होते हुए भी जो है राज्यसभा का सदस्य हो गया भाजपा का। तो वो तो भाजपा का प्रतिनिधित्व करने लगा, तो उससे तो हमको खतरा नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो भाजपा के साथ है, सरकार के साथ है और संविधान के खिलाफ है। लेकिन जो और लोग हैं, लेकिन यही एक बात और भी आती है, सत्ता ये भी तो कह सकती है कि आपके समाज को उसने भागीदारी दी। अगर सत्ता इग्नोर करती तो भी तो आपको तकलीफ होती कि आपके समाज से किसी को भागीदारी नहीं दे रही सत्ता। बार काउंसिल के अध्यक्ष को अगर बनाती है राज्यसभा के सदस्य, तो आपके समूह से ही किसी को एक प्रतिनिधित्व दे रही है, इस तरह भी तो देखा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से एमएलसी स्नातक का चुनाव हो रहा है, जिस तरह से शिक्षक स्नातक का चुनाव हो रहा है, देश को बनाने में, संविधान को बनाने में, कानून को बनाने में अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका है और आगे भी रहेगी। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि विधि स्नातक की व्यवस्था आप करिए और एमएलसी हमारे जो विधि के क्षेत्र से लोग जाएंगे तो वहां पर हमारी बात रखेंगे। अब यही तो है कि जिसको हमारे रहनुमा आप कह रहे हैं कि वो ये कह सकते हैं, वो कहने से नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि हलफनामा इधर दिया जा रहा है। तमाम जो कानून तीनों पास हुए, देश विरोधी कानून जो जिसको हम काले कानून कहते हैं, ये इन्हीं मेंबरानों की करतूतों की वजह से पास हुए जो है, जो गैर संवैधानिक है, जो संविधान के साथ साथ मानव विरोधी है, हक अधिकार विरोधी है, जन विरोधी कानून है। तो ऐसे कानून, तमाम कानून मजदूरों के खिलाफ में कानून पास हुए, एक बाद सैकड़ों कानून इन्होंने बनाए और सैकड़ों कानून बिगाड़े। तो ये इन्हीं मेंबरानों की वजह से हो पाया। तो ये वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं, वहां दरबारी करने के लिए गए हैं, हरवाई चरवाई कर रहे हैं वहां। जी, बहुत शुक्रिया वकील साहब का। वकील साहब से हमें ये समझने में मदद मिली कि आज एडवोकेसी भी किस तरीके से राजनीतिक दुष्चक्रों में फंसी हुई है, बल्कि उलझी हुई। उसने एक नया जाल बुन दिया जिसमें पूरे समाज को भी उलझाना चाहते हैं। खास तौर पे जो SC ST या OBC समाज के नए युवा जा रहे हैं इस पेशे में, जो एडवोकेसी में, उनके हक कहीं सुरक्षित बहुत नहीं दिख रहे हैं या उनको ही पर्याप्त इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जहां वो दूसरों के न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भले आगे बढ़ रहे हो, पर अपने न्याय की बात करना उनके लिए ही बेईमानी होता जा रहा है और लगातार उनके लिए बैरियर बनाए जा रहे हैं। और उस बैरियर को तोड़ने की पहल करने के लिए बार काउंसिल में अपना प्रतिनिधित्व दर्ज कराना चाहते हैं प्रेम प्रकाश सिंह यादव जी। तो हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो बड़े अंतराल से अच्छे वोटों से जीत करके बार काउंसिल में पहुंचे और जिस समाज की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित समाज, SC ST OBC की, उसको एक बड़ा प्रतिनिधित्व दें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।